नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंखल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। चुनाव शुरू होने के बाद अंबानी अडानी पर कांग्रेस शहजादे क्यों है चुप? प्रधानमंत्री ने करीमनगर की रैली में पूछा, कांग्रेस बताए अंबानी अडानी से उठाए हैं कितने टेम्पो माल। अमित शाह आज महाराष्ट्र और यूपी में कर रहे हैं बीजेपी का चुनावी प्रचार। राजनाथ ओडिशा और जेपी नड्डा हिमाचल में व्यस्त। हैदराबाद में प्रियंका गांधी और यूपी में अखिलेश यादव समेत बाकी दल के नेता भी लगा रहे हैं पूरा जोर। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ 4 दिन का और दिया समय। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। इजरायल ने गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए केरम शेलोम सीमा को फिर खोला। रफा में इजरायल के ऑपरेशन पर यूएन महासचिव ने हालात पर जताई चिंता। कहा, अनगिनत परिवार पलायन के लिए मजबूर। मेजबान देश फ्रांस में आज पहली बार प्रवेश करेगी ओलंपिक मशाल। मार्सेल शहर में राष्ट्रपति मैक्रो भी रहेंगे मौजूद। इस साल जुलाई में होंगे पेरिस ओलंपिक गेम्स। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री ने करीमनगर तेलंगाना में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस के परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के गठजोड़ ने जन आकांक्षाओं के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से डबल आर का सिंडिकेट चल रहा है। एक तेलंगाना को लूटता है, दूसरा दिल्ली में कलेक्ट करता है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अंबानी अडानी से चुनाव के दौरान क्या गठजोड़ किया है। देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। जवाब देना पड़ेगा देश को।
वहीं उन्होंने चुनावों में भाजपा की जीत का भी दावा किया। कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। यहां करीमनगर में तो आपने बीजेपी एमपी की जीत पहले ही सुनिश्चित कर दी है। कांग्रेस की हार यहां इतनी पक्की है कि बहुत मुश्किल से वो किसी को चुनाव लड़ने के लिए मना पाई और बीआरएस का यहां कोई अता पता ही नहीं है। अपनी चुनावी रैली से पहले प्रधानमंत्री ने आज करीमनगर में श्री राजराजेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः स्वरबोधमनाय नमः मनोन्मनाय नमः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति लोकाः समस्ताः श्रीमेधादाविष्णे विजयानिगा देवदेना सुनामि नमस्कारोमि। और आपको सीधे चलते हैं रायबरेली, जहां प्रियंका गांधी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रही हैं। फिर 50% जितने भी सरकारी पद है, जितने रोजगार हैं, वो महिलाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे। मतलब पहले से जो आरक्षण है वो चलेगा, तो जो ओबीसी आरक्षण है, जो दलितों का आरक्षण है, चलेगा। बस उसमें आधी महिलाओं को मिलेंगी नौकरियां, ताकि महिलाएं भी अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। आशा, आंगनवाड़ी और जो मिड डे मील की महिलाएं हैं जो मदद करती हैं, आजकल कई सालों से आपका जो मानदेय है वो बढ़ाया नहीं गया है। उस मानदेय में केंद्र सरकार की तरफ से भी पैसे डलते हैं। हम उन पैसों को दुगना करेंगे ताकि आपका मानदेय बढ़ जाए और आपको सुविधा हो। उसके साथ साथ नौजवानों के लिए सुन लो, नौजवानों के लिए 30 लाख पद जो मोदी जी की सरकार ने खाली रखे हैं, उनको भरने का काम हम तुरंत शुरू कराएंगे। 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे, जिसमें से अगर आप अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अगर कोई अपना छोटा सा कुछ मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट, कुछ भी छोटा बिजनेस शुरू करना चाहें, तो उस फंड में से आपको पैसे मिलेंगे। ये खास नौजवानों के लिए है। जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, क्या करते हैं, बच्चा शिक्षित होता है तो स्थायी नौकरी मिलने से पहले उसको कहीं पे इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप में डालते हैं। उससे क्या होता है कि वो सीख भी लेता है और उसको वेतन मिल भी जाता है। लेकिन गरीब परिवारों के लिए, गरीब लोगों के लिए ये सुविधा नहीं है उपलब्ध। तो हम सरकार की तरफ से जो भी स्नातक पास बच्चे हैं, उनके लिए हम ये अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे, जिससे 1 लाख रुपए सालाना नौजवानों को मिलेगा जब तक उनकी अस्थायी नौकरी नहीं है। किसानों के लिए मैंने जीएसटी की बात की, महंगाई की बात की। जितने भी खेती के सामान हैं जिसपे आज जीएसटी लगा है, वो सब हम जीएसटी से मुक्त करेंगे।
तो आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा को, जो कि रायबरेली में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। वहीं अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले और खुद अपनी ही पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर बेहद शर्मनाक और विवादित बयान दिया। इस बार सैम पित्रोदा ने नस्लवादी टिप्पणी की है। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को लेकर नस्लीय बयान दिया। सैम पित्रोदा ने भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को रंग रूप के आधार पर अलग अलग बांट दिया। पित्रोदा ने जहां देश के पूर्वी हिस्से के लोगों की तुलना चीन के लोगों से की, वहीं पश्चिम के लोगों की अरब के लोगों के साथ ही उन्होंने उत्तर और दक्षिण के लोगों के रंग को लेकर बेहद शर्मनाक टिप्पणी की है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. और सैम पित्रोदा के नस्ली टिप्पणी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, सैम भाई, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं और भारतीय जैसा दिखता हूं। हम एक विविधतापूर्ण देश हैं। हम अलग दिख सकते हैं, लेकिन हम सभी एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा समझ लो। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सैम पित्रोदा के बयान ने एक बार फिर से बवाल मचाने के लिए वो तैयार है, और जिस तरह से लगातार हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि भाई कुछ समझ लीजिए, लेकिन लगातार सैम पित्रोदा नासमझी की बातें कर रहे हैं। देखिए, सैम पित्रोदा के इस तरह के बयान निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कतें बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सामने आकर आखिर वो खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप सैम पित्रोदा के बयान से या तो सहमत हैं या फिर आप चुप्पी साधते हैं। कांग्रेस पार्टी का रवैया यह दर्शाता है। इस तरह के आप देखें, जब विरासत टैक्स को लेकर जो उन्होंने बात कही कि 55% संपत्ति पर, विरासत संपत्ति पर सरकार को कब्जा कर लेना चाहिए, तब एक सफाई आई, हल्की सी सफाई, लेकिन उसको जोर शोर से कोई खंडन कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। बीजेपी ने उस पर बहुत सवाल उठाया। अब हम देख रहे हैं कि इस तरह का बयान, जिसमें आप भारतीय के अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की तुलना अलग अलग देश के लोगों से कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आप विदेशी सोच से क्या प्रभावित है। आप ये भी कह सकते थे कि भारतीय दरअसल जो भारतीय हैं वो एक हैं, वो आपको सबसे पहले कहना चाहिए, लेकिन आप तुलना कर रहे हैं दूसरे देश के लोगों से, अलग अलग क्षेत्र के जो भारतीय रहते हैं। तो ये दिखाता है कि आपकी जो सोच है वो दरअसल विदेश से प्रभावित है, और विदेश पर एक तरह से उसकी एक छाप है कि आप भारतीय से ज्यादा विदेशों की चिंता करते हैं, उस तरह की बात करते हैं। और चूंकि आप इस तरह का जब बयान देते हैं, तो ये आपके पीछे जो आपका दृष्टिकोण है वो भी सामने आता है कि आप सोच क्या रखते हैं भारतीयों के प्रति। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल है कि उनके सलाहकार रहे हैं। जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, पित्रोदा की सलाह से तमाम बड़ी परियोजनाओं पर काम होता रहा है, और उनके इतने बड़े सलाहकार जो तमाम मामलों में राहुल गांधी की बैठक हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में कराते हैं, वहां पर उसका एक जिम्मा सैम पित्रोदा के पास साथ ही रहता है। तो वो इस वक्त ऐसा बयान दे रहे हैं जो बहुत शर्मनाक है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी अब सवाल उठाएगी। बीजेपी नेता सवाल भी पूछ रहे हैं, तमाम बीजेपी नेताओं के बयान। कंगना रनावत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, लेकिन हमारे साथ न्यूज रूम से कुमार आलोक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, एक तरफ जब भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं राहुल गांधी, लेकिन यहाँ पर सैम पित्रोदा का जो बयान है वो कहीं ना कहीं इस बात का परिचायक है कि बांटो और फिर राजनीति करो, और किस तरह से ये वैमनस्य फैलाने वाला बयान कांग्रेस को एक बार फिर से बैकफुट पर लेकर आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो सैम पित्रोदा जैसे लोग हैं, या और भी जो कांग्रेस के ऐसे लोग हैं जो समय समय पर ऐसा बयान देते हैं कि खुद पार्टी को ही अपनी मुसीबत बना लेते हैं, और ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, खासकर प्रधानमंत्री जब अपनी रैलियों में संबोधित करेंगे लोगों को। इसके अलावा तमाम जो नेतागण हैं, खासकर बीजेपी की ओर से किरण रिजिजू का बयान आया है कि आप इसे अगर पार्टी कहती है कि ये उनका निजी बयान है, तो आप इसे निजी बयान कैसे मान सकते हैं। सारे जो भी टेक्नोक्रेट की बात रही हो, पार्टी को कैसे साइंटिफिक तरीके से हमको ले जाना है, तमाम बातें राजीव गांधी के समय से ही
सैम पित्रोदा कांग्रेस के बहुत ही करीबी हैं और एक तरह से कांग्रेस के संगठनकर्ताओं में से एक हैं, तो ये कह देना कि ये उनका निजी बयान है, इससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं विनाशकाल विपरीत बुद्धि की बात आप कह सकते हैं कि अभी चुनाव का मौसम चल रहा है, सारी पार्टियां एक दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आरोप लगा रही है और उस माहौल में एक बैठे बिठाए मुद्दा दे देना भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कांग्रेस ने एक तरह से थाली में रख के नाश्ता उनके सामने तैयार करके रख दिया है, एक वॉक ओवर। खैर, आपसे मैं फिर वापस जुड़ूंगी, लेकिन भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले वो सुनवाते हैं दर्शकों को। कांग्रेस के अध्यक्ष है, सोचे कि भारत की डाइवर्सिटी और भारत की विभिन्नता पर इस प्रकार की आपत्तिजनक और नस्लभेदी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति राहुल गांधी के गुरु है, तो राहुल गांधी इन बयानों से एसोसिएट करते हैं, इसीलिए वो सैम पित्रोदा पर कभी कार्रवाई नहीं करते। अन्यथा सैम पित्रोदा को पार्टी से तुरंत बर्खास्त करते हुए इस पर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड बताए। और आज एक बात और भी स्पष्ट है कि कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की इस प्रकार की राजनीति पर उतर आई है, कभी जाति पर, कभी भाषा पर, कभी धर्म पर, और अब तो भारत बनाम भारत, भारतीय बनाम भारतीय, इस प्रकार की बातें भी करने लगी है। तो साफ तौर पर भाजपा प्रवक्ता का भी मानना है, कुमार आलोक, की कोई एक्शन क्यों नहीं लेती कांग्रेस सैम पित्रोदा पर। जब हम विरासत टैक्स के उस मुद्दे की बात करते हैं, अभी उससे भी उबर नहीं पाए थे कि नस्लवेदी टिप्पणी को लेकर भेदभाव फैलाने की बात की जा रही है, ऐसे में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? और क्या कांग्रेस का जो आला कमान है उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं होता? देखिए, सैम पित्रोदा एक बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस के अंदर। बिना उनके राय से कोई भी चीज़ें या आप न्याय संकल्प जो उनका पत्र था, मैनिफेस्टो की अगर हम बात करेंगे, तो इन सारे चीज़ों के पीछे सैम पित्रोदा का हाथ है। और उसमें इस वक्त जब वो ऐसा बयान दे रहे हैं, कितना शर्मनाक बयान है। किसी को आप चाइनीज़ बना रहे हैं, किसी को आप अरब कंट्री का बता रहे हैं, किसी को आप अफ्रीकन बता रहे हैं। तो ये डाइवर्सिटी जो हमारा देश जो है विविधताओं में एकता वाला देश है, और उसको आप खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। और पार्टी का जो सुप्रीमो है या पार्टी के जो बड़े अधिकारी हैं या पार्टी के जो संगठनात्मक बड़े अधिकारी हैं, एक भी बयान अभी तक नहीं आया है। एक बयान आया है, पार्टी के एक छोटे से प्रवक्ता है कि ये उनका निजी बयान है। तो आप इसे निजी बयान कैसे कह सकते हैं जब गांधी परिवार के इतने कर्तव्यनिष्ठ आप कह सकते हैं उनके लिए उनके सारी नीतियों में उनकी अहम भूमिका रहती है। और वहाँ आप खाली कह देंगे कि ये उनका निजी विचार है, तो ये गले नहीं उतरता है। तो कांग्रेस पार्टी को इस पर गंभीर एक्शन लेना चाहिए। और ये चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है कि अगर हम साउथ की बात करें, साउथ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन आपने मध्य भारत को अरबियन बता दिया, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज बता दिया, आपने अफ्रीका के अफ्रीकन बना दिया आप साउथ के लोगों को। तो ये धर्म, नस्ल और रंग के आधार पर इस तरीके से टिप्पणी देना एक जिम्मेवार व्यक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक है, देश की संप्रभुता के लिए खतरनाक है। और कांग्रेस पार्टी को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ शैलेंद्र भी मौजूद है। शैलेंद्र, लगातार पक्ष पर यह आरोप लगता है कि भाई आप नफरत की राजनीति फैलाने के लिए कई बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खुद कांग्रेस ने, जब हम बात करते हैं तमाम चुनावी जनसभाओं की या जिस तरह के बयान अब सामने आते हैं, तो जो राजनीतिक स्तर है खास तौर पर प्रचार प्रसार के दौरान, उसको बहुत नीचे गिराया है। देखिए, एक आंचल, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सैम पित्रोदा ही नहीं, राहुल गांधी पर भी कई बार सवाल उठे कि उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे, इससे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक तरह से खाई पैदा करने की कोशिश। और बीजेपी ने इसको बहुत जोर से उसे उठाया था और ये कहा था क्योंकि उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी साफ हो गई है, लिहाजा वो इस तरह के बयान देती है। याद कीजिए, जब वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़े, इस बार भी वो वायनाड से चुनाव लड़े हैं, वहां पर चुनाव हो चुका है, तो किस तरह से उन्होंने कहा था दक्षिण भारत के लोगों के बारे में प्रशंसा करते हुए, फिर उत्तर भारत के लोगों पर जो टिप्पणी की थी, तब बीजेपी ने सवाल उठाया था। अब बीजेपी ये कहेगी, जो हमें जानकारी मिल रही है, कि आप देखिए कि आप खुद जब आपके सुप्रीमो या बड़े नेता राहुल गांधी, जो सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, वो भी सवाल उठाते रहे, और अगर आप सैम पित्रोदा को पार्टी से बाहर नहीं करते हैं तो ये सवाल उठेगा कि क्या राष्ट्रीय नेताओं की, सुप्रीमो की सहमति से, राहुल गांधी से की या गांधी परिवार या कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की सहमति से इस तरह के बयान दिया जा रहा है। पहले सनातन के खिलाफ जो बयान कांग्रेस के सहयोगी दलों ने दिया था, स्टालिन के बेटे ने, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने जो एक विवादित बयान दिया था, उसके बाद इस तरह से पित्रोदा ने जब विरासत टैक्स की बात की, अब उसके बाद अब ये नस्ल भेदी बयान, तो कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई करती नहीं दिखती।
जब इस तरह के बयान पर विवाद होता है, किसी भी बयान पर, किसी मुद्दे से जुड़े बयान पर विवाद होता है, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जिस तरह से बयान सामने आते हैं मुश्किलों में घिरती हुई जरूर नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक आपका, और साथ ही साथ शैलेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के दुधवा खुर्द गांव में पोलिंग बूथ नंबर 50 पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक एक बूथ पर 7.96% मतदान हुआ। वोटिंग शुरू होने के साथ बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। प्रशासन पुलिस की ओर से कड़े बंदोबस्त किए थे। इस बूथ पर 1294 वोटर्स हैं जो अपने मत का दोबारा प्रयोग कर रहे हैं। खबर हरियाणा की सियासत से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में प्रेस वार्ता कर कहा कि हरियाणा सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है कि सरकार अल्पमत में है। कांग्रेस की सोच रही है, ये इच्छाएं पूरी करते हैं। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार, कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए ढूंढते थे। जिससे किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं है। ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा नेता और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार है, 3 इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पल पल की जानकारी रखते हैं और इसका इलाज भी जानते हैं। विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का दुख है, परंतु हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में, और हमारी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी सरकार 3 इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पल पल की जानकारी रखते हैं और उसका इलाज भी जानते हैं। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा भाजपा में शामिल हो गई हैं। उनसे दूरदर्शन संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। राधिका खेड़ा हमारे साथ हैं, आज बीजेपी में शामिल हुई। कांग्रेस आपने छोड़ी और छोड़ते वक्त अपने तमाम बातें कही, क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, 22 साल का एक लंबा सफर मैंने कांग्रेस में बिताया है। 17 साल की उम्र से मैं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रही हूं और ये मेरे लिए बहुत ही पीड़ाजनक समय था। बहुत पीड़ा के साथ मैंने पार्टी छोड़ी, क्योंकि जब मैं लगातार 22 साल से लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ती आई और जब मैं न्याय की गुहार करती रही, मैंने शीर्ष नेतृत्व से गुहार करी, प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी जी से। प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ भी आई, फिर भी चुप्पी साधी, और न्याय की जब देने की बात आई तो उन्होंने चुप्पी नहीं छोड़ी। लेकिन कल जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने मुझे ट्विटर से अनफॉलो कर दिया। ये उनका तरीका है, जब एक बेटी न्याय मांगेगी तो उसको ट्विटर से अनफॉलो कर। जब आपने इस्तीफा दिया और आज जब आप शामिल हुए तो आपने कहा राम विरोधी है कांग्रेस पार्टी, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने बताया कि आप राम मंदिर गए इसलिए आपको ये सहना पड़ा दुर्व्यवहार। मैं लगातार रामलला की मूर्ति की स्थापना की तारीफ करती आई। मैंने उस दिन भी अपने घर में हमारे जश्न हुआ, सुंदरकांड का पाठ हुआ, मैं राम मंदिर होके आई। इन सबकी फोटोग्राफ्स, वीडियोस मैंने शेयर करे और मैंने लगातार भव्य राम मंदिर के बारे में लोगों को बताने का काम किया। उससे कांग्रेस पार्टी को बहुत चिढ़ होने लगी और मैं लगातार से कांग्रेस जिस तरीके से हिंदू धर्म का विरोध करती आई है कि वो जो लगातार हिंदू धर्म और सनातन धर्म को गाली देता है, उसके मैं विरोध करती आई और ओपनली करती आई हूं। इस बात का भी मुझे खामियाजा उठाना पड़ा कि एक हिंदू लड़की होने की सजा मुझे इस रूप में मिलेगी, एक राम भक्त होने की सजा मुझे इस रूप में मिलेगी कि मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जाएगा। बहुत धन्यवाद राधिका खेड़ा, जो कांग्रेस से त्यागपत्र देकर बीजेपी में शामिल हुई है। प्रवक्ता रहे हैं कांग्रेस पार्टी की और बहुत सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी और उसके रुख पर। कैमरामैन सुमित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और 24 की चुनौती में अभी तक के लिए इतना ही।
आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी दोनों ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को 4 दिनों का समय देते हुए अगले सोमवार यानी 13 मई को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।